हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु योगेश जी में। आज जो 27 फरवरी को विज्ञान विषय का पेपर हुआ है एमपी बोर्ड का, उसका बी सेट मेरे पास है। मैं उसका आंसर यहां पर बता रहा हूं, आप अपने आंसर टैली करके अपने अंकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन था सत्य असत्य वाला। इसमें पहला वाला असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य, छठवां भी सत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी श्वसन को कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज, सर्वाधिक तन्य धातु है गोल्ड, रक्त में शर्करा का नियमन है इंसुलिन, मुकुलन का आएगा हाइड्रा, वंशागति के नियम मेंडल। क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला जो प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एकल उत्पाद या अभिकर्मक का निर्माण होता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सीधन O2 CO2। पीएच स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने वाला जो स्केल होता है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इसमें पी का मतलब होता है पुषांश या शक्ति और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। इससे हम अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं? तो ऐसा एल्कोहल जिसमें कुछ विषैले पदार्थ जैसे मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, पिरिडीन आदि मिला दिए जाते हैं, जिससे वह पीने योग्य नहीं होता, विषैला हो जाता है, इसे हम विकृत एल्कोहल कहते हैं। फिर मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? तो मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। जो भी भ्रूण को पोषण मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं या उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं, वो सब रक्त के माध्यम से ही माता से भ्रूण में या भ्रूण से उत्सर्जित पदार्थ माता के माध्यम से बाहर होते हैं, है ना। श्वसन भी उसी के माध्यम से बच्चे को मिल पाता है। फिर विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनना। तो सही विकल्प है पहला CaCO3 प्लस ऊष्मा वाला CaCO3 ऊष्मा CaO प्लस CO2 का पहला वाला जो है इसका आंसर आएगा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन जो है खाना बनाते समय बर्तन की तली काली हो रही है, इसका आंसर आएगा बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए। चौथा क्वेश्चन है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, आंसर आएगा सिनेप्स। पराग कोश में होते हैं, आंसर आएगा पराग कण डी। छठवां है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा डी, चुंबक। क्वेश्चन नंबर 5वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो इसमें सबसे पहला है लसिका को, तो खाली स्थान में आएगा तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तीसरा सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। पांचवा है विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और छठवां है सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु पौधों पर या उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है लेंस की क्षमता। तो इसका आंसर है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरण करना यानी फैलाना या अभिसरण करना यानी फोकस करना या केंद्रित करना, इससे हम इसी मात्रक या डिग्री को हम कहते हैं लेंस की क्षमता, जिसका मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर, जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। पहला है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा है मतलब I = R, और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है 12 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सूत्र हम लगा देंगे, कार्य बराबर W बराबर आवेश गुणित विभवांतर। तो हम इनका जब गुणा करेंगे W बराबर 2C × 12V, तो आंसर आ जाएगा 24 जूल, क्योंकि कार्य इसलिए इसकी इकाई हो जाएगी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट वाला। तो इसका आंसर आएगा
शक्ति क्या जो सूत्र है ये लगाएंगे हम, शक्ति P बराबर विभवांतर V इंटू विद्युत धारा I। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 220 इंटू 0.50 एम्पियर, तो आंसर आ जाएगा 110 या 1110 वाट इसकी शक्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? तो हम कैसे बचा सकते हैं? इसका आंसर है जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, यानी विद्युत धारा का मान कब बढ़ेगा? जब विद्युन्मय एवं उदासीन तार जो है टकरा जाते हैं, तब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, तब लघुपथन होता है। और फ्यूज वायर के द्वारा हम विद्युत आघात से बचा सकते हैं इसे। फ्यूज वायर के स्थान पे यदि किसी ने एमसीबी लिखा है तो वो आंसर भी आपका सही जाएगा। एमआरआई किसे कहते हैं? इसका उपयोग, तो एमआरआई मीन्स फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों के माध्यम से शरीर के जो अंग हैं उनके अंदरूनी प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट हम देख सकते हैं और रोगों की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए। तो अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे उंगलियां को हम इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे की यदि लंबवत हों, तब तर्जनी अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, मध्यमा उंगली जो है विद्युत धारा की दिशा बताएगी, और अंगूठा जो है वो उस पर लगने वाला आरोपित बल यानी गति की दिशा बताता है। यही फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है। इसमें आप चित्र भी बना सकते हैं, वैसे चित्र नहीं भी बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, इसमें नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा परिनालिका किसे कहते हैं? आंसर है विद्युत रोधी कॉपर के तार को कुंडली के रूप में बेलनाकार ढंग से लपेटने पर जो लंबी कुंडली बनती है उसे हम परिनालिका कहते हैं। इसका उपयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओजोन परत के क्षरण के दो मुख्य कारण। पहला है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अत्यधिक उपयोग करना, और दूसरा अपशिष्ट उद्योगों एवं वाहनों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं इनके कारण। क्वेश्चन नंबर 12 है, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण के दो उपयोग जो हैं, पहला है पीने के जल को जीवाणु मुक्त करने में, दूसरा इसका वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन में या कागज के विरंजन में, और रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी दो लिखना थे आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा बेकिंग सोडा के दो उपयोग। तो पहला उपयोग बेकरी में केक या पाव रोटी को फुलाने में किया जाता है, दूसरा एंटासिड के रूप में किया जाता है पेट की अम्लता दूर करने में, और तीसरा अग्निशमन के रूप में। कोई भी दो लिखने थे इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ध्वनिक किसे कहते हैं? तो धातुएं जो है कठोर सतह से जब टकराती है तो वो मधुर आवाज उत्पन्न करती हैं, इसी गुण को हम कहते हैं ध्वनिकता या सोनोरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से ही अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? आयनिक यौगिक और ये दोनों एक ही होते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग देती है धातु और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। जैसे सोडियम क्लोराइड या NaCl का निर्माण होता है, तो इसमें धातु होती है Na प्लस और Cl जो होती है अधातु वो माइनस होती है। इस पर स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अथवा यशद लेपन किसे कहते हैं? तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए या संक्षारण से बचाने के लिए उन पर हम जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। इसी विधि को हम कहते हैं यशद लेपन। क्वेश्चन नंबर 15 है, पादप हार्मोन क्या होते हैं? इनके दो उदाहरण लिखिए। तो आंसर है पादप हार्मोन्स मीन्स पौधों में बनने वाले वे जैव रासायनिक पदार्थ जो उनकी वृद्धि, विकास और विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ऑक्सिन जो है वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसी प्रकार जिब्रेलिन तने की मोटाई में वृद्धि। इसी का अथवा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? इसके दो उदाहरण। तो उत्तर है, किसी उद्दीपन या उत्तेजना या मैसेज के प्रति शरीर द्वारा तुरंत और स्वतः होने वाली जो अनैच्छिक क्रिया है उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कांटा चुभने पर हम पैर को अचानक से पीछे खींच लेते हैं, और दूसरा है आंख में यदि हम धूल मिट्टी यदि जाती है तो हम तुरंत पलकें हमारी झपकाकर बंद कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको मैं बता रहा हूँ। हम पहले क्वेश्चन नंबर इसका अथवा देख लें।
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधों के पादपों में गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? तो उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधों के विभिन्न भागों में भूमि की ओर होने वाली जो गति होती है उसे हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे जड़ें जो है वो भूमि की ओर जल के लिए आगे बढ़ती हैं, उनमें वृद्धि होती है, इसी प्रकार यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। और यदि तना ऊपर की ओर जाता है तो यह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है, मतलब ये दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबरी की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो नर एवं मादा दोनों ही जनकों में अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन होता है। जो जनन कोशिकाएं होती है शुक्राणु अंडाणु में, तो इसके द्वारा आधे आधे गुणसूत्र युक्त युग्मक बन जाते हैं, जिसको हम अंडाणु शुक्राणु कहते हैं। निषेचन के समय यही नर एवं मादा युग्मक जो हैं ये मिल जाते हैं और फिर से एक पूर्ण गुणसूत्र संख्या वाला युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं, जो बाद में विकसित होकर एक नई संतान का रूप लेता है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या पुनः स्थापित हो जाती है और आधे गुणसूत्र पिता के और आधे गुणसूत्र माता से इस प्रकार मिलते हैं। दोनों की बराबरी की भागीदारी यहाँ सुनिश्चित हो जाती है। मेंडल के पृथक्करण का नियम मैं आपको बता रहा हूँ और तंत्रिका का भी बता रहा हूँ। तो ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है, इस प्रकार से आपको बनाना था। तो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है वो देख सकते हैं। किसी भी जीव में जीन के दो कारक या एलील होते हैं जो युग्मक निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक जीन के लिए केवल एक कारक या एलील ही पहुंचता है। इसका चित्र देखते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी लंबा पौधा है, प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी बौना पौधा है, अप्रभावी लक्षण है। कैपिटल टी का जब संकरण कराते हैं तो हमें पहली पीढ़ी में 100% जो मिश्रित लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। बाद में हम जब देखते हैं तो दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में स्वपरागण इन्हीं का करवाते हैं, तो हमें 3 लंबे पौधे, जिसमें से एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा होता है, और लंबे पौधे हमें 3 प्राप्त होते हैं। 3:1 में हमें ये प्राप्त होते हैं, ये लंबे पौधे और बौने पौधे। जीनोटाइप यदि देखें तो 1:2:1 प्राप्त होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया था, तो इसका आंसर है ओजोन परत के क्षरण के 2 मुख्य कारणों को लिखिए। तो हमने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अत्यधिक उपयोग और उद्योगों एवं वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैसें। इसका अथवा जो था, जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? 2 उदाहरण। तो ऐसे पदार्थ जो कि प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, और दूसरा उदाहरण है कांच। फिर अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो इसके 2 आंसर लिख सकते हैं और दोनों को मिलाकर भी लिखे जा सकते हैं। जैसे जब वर्षा जल के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जो गैसें बनती है, ये सब मिल करके उसको अम्लीय बना देती हैं, जिससे उसका pH मान क्या है? 5.6 से कम हो जाता है, तब हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट अथवा है इसी का, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। इसका मतलब है इसमें जल के 5 अणु हैं, जो क्रिस्टलन का जल है। प्रश्न क्रमांक 18 है, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? तो इसका आंसर आएगा, यदि अंड का निषेचन नहीं होता है तो वह नष्ट हो जाता है और गर्भाशय की आंतरिक परत जो है वह टूट करके उसके ऊतक और रक्त जो है योनि मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम मासिक धर्म या MC या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा नया पौधा किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? तो पौधे का कोई भी भाग हो, जड़, तना या पत्ती, उसके द्वारा नया पौधा बनाना ही ऊतक संवर्धन कहलाता है। इसके लिए पौधे का हम ये भाग लेते हैं, कोई एक टुकड़ा, उसको हम कीटाणु रहित पोषक माध्यम में रखा जाता है उसको, और वो कोशिकाएं विभाजित होकर कैलस का निर्माण करती हैं और इससे फिर एक नया पौधा विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव नेत्र में जरा दूरदृष्टिता होने का कारण लिखिए। तो बढ़ती आयु के कारण जो है नेत्र की पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और जो सिलियरी या पक्षमावी पेशियां ये भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे ये लेंस की फोकस दूरी को ठीक से परिवर्तित नहीं कर सकती और लेंस की लचक भी क्या है? कम हो जाती है। इसे हम जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है?
तो स्वच्छ आकाश जो होता है वहाँ उसका नीला रंग होने का कारण वायुमंडल के कणों का आकार है, क्योंकि इसी से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अर्थात ये बहुत अधिक फैल जाता है और इसकी तरंग दैर्घ्य भी कम होती है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो साबुन जो है ये साबुन के अंदर दो अणु होते हैं, एक सिरा जलरागी होता है जो जल के साथ में जुड़ जाता है और दूसरा सिरा होता है जल विरागी जो तेल या गंदगी के साथ जुड़ जाता है, और एक ये जल विरागी सिरा तेल गंदगी के चारों ओर एक मिसेल समान रचना बना लेता है और इस प्रकार से गंदगी जो है वो जल के साथ घुलकर दूर बाहर निकल जाती है। निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र बनाइए। क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है, ये क्लोरोप्रोपेन जिसमें क्लोरीन हमको जोड़ा है फर्स्ट वाला। फिर इसी प्रकार से प्रोपेनॉल जो है, प्रोपेनॉल का इस प्रकार से OH ग्रुप जोड़ देंगे हम इसमें प्रोपेन बना करके। फिर नेक्स्ट है एथेनॉल, जिसमें हम इस प्रकार से बना देंगे एथेन OH ग्रुप जोड़ करके एथेनॉल का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मानव के उत्सर्जन का नामांकित चित्र अभी मैं आपको बता रहा हूं। इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको दे रहा हूं अभी। इसके पहले एक क्वेश्चन जो है दंत क्षरण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है। तो दंत क्षरण में मुंह का pH मान जब 5.5 से भी कम हो जाता है तो हम उसे दंत क्षय होता है। कारण क्या है इसका, कि मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं भोजन के पश्चात ये मुंह में क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके एसिड या अम्ल बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है pH मान कम हो जाता है और दंत क्षय होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है इसी में। क्वेश्चन नंबर 21 जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र यहाँ सामने दिखाई दे रहा है और इसी में दिया हुआ है स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। तो 120/80 mmHg पारे के दाब के बराबर होता है। अगला इसी का दूसरा है अथवा 21 का अथवा का जो पहला क्वेश्चन है, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर अंतर लिखे हुए हैं। वायवीय श्वसन जो है वायु की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो है वायु की अनुपस्थिति में होता है। फिर वायवीय श्वसन में क्या है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद CO2 और जल बनता है, जबकि अवायवीय में अंतिम उत्पाद एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 होता है। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। क्रेब्स चक्र चलता है ग्लाइकोलिसिस वायवीय श्वसन में और इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसमें ATP के रूप में ऊर्जा अधिक निकलती है वायवीय श्वसन में, और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा जो है वो कम निकलती है। इस प्रकार इसका सूत्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और 3 मीटर है। इसकी एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें दिया है हमें वक्रता त्रिज्या r बराबर 3 मीटर। इस प्रकार से यह सूत्र, इसमें वस्तु की दूरी क्योंकि ये -5 मीटर इसमें दी हुई है u, और क्योंकि दर्पण जो है कौन सा है, उत्तल दर्पण है, उसके सामने वस्तु यदि है तो माइनस में आएगी। इसको यदि हम दर्पण सूत्र से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इसमें इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का अथवा, तो अथवा वाला जो है उसमें भी यही आएगा कि वस्तु कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर यदि है तो इससे कितनी दूरी पर हम पर्दे को रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो हम इस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया है हमें वस्तु की ऊंचाई, फोकस दूरी, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस में जाएगी, वस्तु की दूरी जो है माइनस में जाएगी, प्रतिबिंब सामने बन रहा है, इसलिए दर्पण सूत्र की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो हमने संतुलित करके यहाँ लिखा हुआ है 3Fe + 4H2 = Fe3O4 + 4H2 आ जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में H2 + Cl2 के साथ 2HCl लिख देंगे।
थर्ड में 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2 आ जाएगा, और फोर्थ में 2AgCl इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका जो अथवा वाला आंसर है, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आ जाएगा ZnCO3 इक्वल टू ZnO प्लस CO2। सेकंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसका आ जाएगा Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2। थर्ड का आ जाएगा लेड कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, तो ये Pb प्लस CuCl2 इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu। नेक्स्ट है फोर्थ सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल टू BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो इसका आ जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4। थैंक यू मेरा इस चैनल देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने क्वेश्चन के आंसर चेक कर लिए होंगे, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।